हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे। कुछ आपकी पीवाईक्यूज हैं और कुछ मैं नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि उस चैप्टर से बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है। एक तो वो चैप्टर इतना बड़ा है कि उसमें बच्चों को लगता है कि मैम कितना भी पढ़ लो उसमें से ऐसा लगता है कि अभी तक हमारा कोर्स खत्म ही नहीं हुआ है। तो जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमको ऐसा ही लगता रहेगा कि हमारा कोर्स वाकई में खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे तो पता चलेगा कि भाई हाँ, जो हमको पढ़ना चाहिए था क्या वो चीज़ हमने कवर करी है या फिर नहीं करी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को करने का ये एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हमको पता चलता है कि भाई हमको जो चीज़ एक्चुअल में कवर करनी चाहिए थी क्या वो चीज़ हमने कवर करी है, या फिर जो भी अब हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो हम सिर्फ ऐसे ही वेस्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाले चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो उस चैप्टर की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इस वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है, कौन सा रीन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, वो आपको बताना है। सबसे पहले ये देखो, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वो संसाधन जिनको हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि वापस से हम उनको ले सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, हम आज भी ले लेंगे, कल भी ले लेंगे, परसों भी ले सकते हैं, वो हमेशा चलते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा जो होती है, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होती। आज भी सूरज उगेगा, कल भी उगेगा, परसों भी उगेगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनका मतलब होता है वो नॉन रीन्यूएबल है, यानी कि एक बार अगर वो खत्म हो गए तो फिर या तो उनको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर वो दोबारा से नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो उनको रिन्यू करना या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं हम इनको ईजिली रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमको बताना है कौन सा रीन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। नॉट पूछा है, कौन सा एक नवीनीकरण संसाधन नहीं है। तो ये जो नॉट और जो नहीं लिखा हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। बच्चे इस एक वर्ड की वजह से वहाँ पे गलती करके आ जाते हैं। उनको पता होता है आंसर क्या होने वाला होता है, लेकिन वो नॉट और नहीं को नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ उन्होंने देख लिया कि भाई रीन्यूएबल रिसोर्स पूछा है, हाँ ये तो ईजी है, ये तो हमको आता है, और जो रीन्यूएबल रिसोर्स है उसको टिक करके आ जाएंगे। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा रीन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो जो फिश होती है, मछलियाँ जो होती है, वो आपके रीन्यूएबल रिसोर्सेज होती है। ठीक है, प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे, वो भी आपके रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। आज उग जाएंगे, कल उग जाएंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, और जो सोलर एनर्जी होती है, जो आपकी सौर ऊर्जा होती है, वो भी आपकी कभी खत्म नहीं होने वाली होती है। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं आपके, वो अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर या तो उनको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी सारे साल लग जाते हैं, या फिर वो कभी बन भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो आपके नॉन रीन्यूएबल होते हैं, रीन्यूएबल नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पूछा है कि एसडीजीज कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों में कितने उद्देश्य और लक्ष्य शामिल हैं। जो आपके एसडीजी गोल्स जो हैं उसके अंदर कितने गोल्स हैं और कितने उसके टारगेट्स हैं, वो आपसे पूछा है ना। 17 गोल्स हैं या फिर 132 टारगेट्स हैं, 17 गोल्स हैं या फिर 169 टारगेट्स हैं, 15 गोल्स हैं और 123 टारगेट्स हैं, या फिर 10 गोल्स और 115 टारगेट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंदर टोटल 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, जो आपके एमडीजीज हैं, जो आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनके अंदर टोटल 8 गोल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल 8 गोल्स होते हैं, लेकिन एसडीजीज के अंदर टोटल 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, आपको जितने भी 17 गोल्स हैं वो आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे लर्न होने चाहिए। एग्जाम में पूछते हैं कि इन चारों में से बताओ कौन सा आपका एसडीजी गोल है या फिर कौन सा नहीं है, कौन सा आपका एमडीजी गोल है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 17 गोल्स और जो 8 गोल्स हैं एमडीजी और एसडीजी के, आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ठीक है, और जो 169 टारगेट्स हैं, अब इन टारगेट्स को तो ऑब्वियसली हम याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 169 है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी है हमारे पास में याद रखने के लिए।
तो इन 169 को हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछते हैं, ठीक है। अब इन टारगेट्स को हम कैसे समझेंगे या फिर कैसे याद कर सकते हैं, हमको देखना है कि जो 17 गोल्स हैं इस हर एक गोल में मोस्टली अराउंडली कितना टारगेट पूछा गया है। हमको लगभग का याद रखना है, एकदम फिक्स अमाउंट याद नहीं रखना है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस टारगेट में किस गोल में कितने टारगेट की बात हुई है, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम यहाँ पे गोल्स और ये टारगेट है तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो आपको 17 गोल्स दिए गए हैं, आपका एक टाइम पीरियड दिया गया है। एसडीजी जो है वो आपका 2015 से लेके 2030 तक ये टाइम पीरियड है कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर हमको ये जो 17 गोल्स हैं ये हमारे क्या है, ये हमारे लक्ष्य हैं, इनको हमको प्राप्त करना है, ठीक है। अब आप कोई भी गोल बनाते हो तो आप उसको 100% तो नहीं बना लेते हो कि भाई मेरे को अगर नेट जेआरएफ को अचीव करना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गोल है, तो आप क्या 100% गोल बना लोगे क्या कि भाई आज मैं पूरा का पूरा सिलेबस एक दिन में खत्म कर दूंगी? नहीं, हम कुछ टारगेट सेट करके रखते हैं कि आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना इतना टॉपिक कवर करूंगी, कल मैं रिसर्च एप्टीट्यूड में 2 टॉपिक खत्म करूंगी, परसों में 3 करूंगी, फिर मैं 4 करूंगी। हमारे टारगेट्स होते हैं, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे भी 17 गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे 169 टारगेट्स दिए हुए हैं। तो ये मतलब है गोल्स का और टारगेट्स का, ठीक है। तो आपको सभी 17 गोल्स में आपको लगभग है ना थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि भाई किस गोल में कितने टारगेट को अचीव करने की बात हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन। आपसे पूछा है लेटरेट सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, ठीक है। इसका आपको रीजन दिया है, आपको कारण बताया है कि लेटरेट सॉइल स्वेल्स ग्रेटली एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट इन द रेनी सीजन एंड ऑल्सो नोन एज सेल्फ प्लग्ड। यानी कि इसका हिंदी में अगर पढ़ के बताऊं मैं तो अभी कथन बोला है आपको, लेटराइट्स मिट्टी एक निर्माण उच्च तापमान और उच्च वर्षा की स्थितियों में वैकल्पिक आर्द्र और शुष्क अवधि के साथ होता है, ठीक है। इसका आपको कारण बताया हुआ है, लेटराइट मिट्टी बहुत फूल जाती है और बारिश के मौसम में भीगने पर चिपचिपी हो जाती है और इसे स्वतः जुती हुई के रूप में माना जाता है। यानी कि जबकि लेटराइट सॉइल होती है उसको हम सेल्फ प्लग्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि स्व जुती हुई के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर जो भी इसका ऑप्शन है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन आर जो इसका रीजन है वो इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है कि ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ये आपका सही आंसर होगा। जो आपका असर्शन दिया हुआ है, अभिकथन जो दिया हुआ है कि लेटराइट सॉइल जो है वो आपकी जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है उन कंडीशंस में ये फॉर्म होती है, ठीक है। ये वाला कथन तो आपका सही है, लेकिन जो इसका कारण दिया हुआ है ना कि भाई लेटराइट सॉइल को हम सेल्फ प्लग्ड के नाम से भी जानते हैं, तो ये वाला रीजन जो है ये रॉन्ग है। सेल्फ प्लग्ड के नाम से हम लेटराइट सॉइल को नहीं जानते हैं। जबकि ब्लैक सॉइल होती है जो कॉटन को उगाने के लिए काम आती है, हम उसको सेल्फ प्लग्ड के नाम से जानते हैं। तो रीजन जो है, कारण जो है वो गलत है, क्योंकि ये स्व जुती हुई के नाम से नहीं जानी जाती है, ये हम ब्लैक सॉइल को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण के स्रोत है वो हमको बताना है, कौन सा सॉइल पॉल्यूशन के कारण है वो हमको बताना है। सॉलिड वेस्ट, पेस्टिसाइड एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, या फिर एफ्लुएंट एंड सीवेज। कौन सा इसमें से सॉलिड वेस्ट का आंसर है वो आपको बताना है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सॉलिड वेस्ट से भी आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है, आपकी जो मृदा प्रदूषण जो है वो सॉइल है ना सॉलिड वेस्ट से भी होती है। फिर आपका पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, और अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो तो भी आपकी जो सॉइल है वो पल्यूट हो जाती है। और अगर आपका है ना सीवेज की प्रॉब्लम है, एफ्लुएंट सीवेज की प्रॉब्लम है, प्रवाह और सीवेज की अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उससे भी क्या होता है, सॉइल पल्यूट होती है। इसका ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द को बेनिफिट्स ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। निम्नांकित विकल्पों में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सह लाभ को चिन्हित कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो हमको बताने हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है इम्पेटस टू डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम, यानी कि ऊर्जाक्षण प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहन करना। दूसरा दिया हुआ है रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी करना, ये इसका लाभ है क्या। थर्ड बोला है
थर्ड बोला है कन्वर्जेंस ऑफ एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन एड्रेसिंग एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण से निजात पाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का अभिसरण करना, ये इसका है ना बेनिफिट है क्या। और फिर फोर्थ ऑप्शन बोला है कंट्रोल ऑफ द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, क्या खतरनाक अपशिष्ट के सीमा के बाहर संचालन पर नियंत्रण करना, ये इसका बेनिफिट है क्या। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इसमें से बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, वो हमको बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा है ना, आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहला ऑप्शन बोला है एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम के लिए, तो क्या आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनर्जी एफिशिएंट के लिए आया था, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कोई भी एनर्जी एफिशिएंट से जुड़ी हुई, ऊर्जा क्षमता से जुड़ी हुई कोई भी बात नहीं हुई है आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आपको पता होगा कि एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में तो कुछ भी बात नहीं हुई है इसके अंदर। पहले वाले को ऑटोमेटिकली ही एलिमिनेट कर दो। थर्ड वाले के ऊपर चलते हैं। थर्ड वाले में आपकी बात हुई है एड्रेस एयर पोल्यूशन, क्या एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण की कुछ बात हुई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, वायु प्रदूषण की भी बात नहीं हुई है इसके अंदर, इस वाले को भी एलिमिनेट कर दो। थर्ड वाला बोला है हजार्डियस वेस्ट, यानी कि खतरनाक अपशिष्ट के बारे में कुछ बात हुई है क्या इसके अंदर, नहीं, ये भी इसके अंदर भी कुछ ऐसी बात नहीं हुई है हजार्डियस वेस्ट के बारे में। ठीक है, तो हजार्डियस वेस्ट के बारे में भी इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ भी बात नहीं हुई है। लेकिन आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात हुई है। डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए आया था भाई, ओजोन के अंदर जो भी आपका डिप्लीशन हो रहा है, हमको कुछ ऐसे हार्मफुल जो गैसेस हैं जैसे कि CFC हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, हमको जो उसका रिडक्शन है, जो उसका एमिशन है वो हमको रिड्यूस करना है ताकि ओजोन के अंदर जो डिप्लीशन हो रहा है वो कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि भाई हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है ताकि जो ओजोन लेयर है उसमें जो डिप्लीशन हो रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अब आपको कुछ डेज दिए हुए हैं, एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड लाइफ डे, वाटर पोल्यूशन डे। ठीक है, आपको उनकी डेट्स के साथ में मैच ऑन करना है। आपको डेज विद उनके जो भी डेट्स हैं, सभी डेज याद नहीं करने हैं, ना ही हम कर सकते हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके हमको डेट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला पूछा है आपसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो ये तो ईजी है, ये तो है ना, ए का 5 जून आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, इस वाले को भी एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो, थर्ड वाले को भी एलिमिनेट कर दो। फोर्थ जो है ए का सेकंड जो है वो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो अगर आपको बाकी नहीं भी पता है ना, तो एनवायरनमेंट डे तो ईजी है, ये तो सबको पता होता है कि भाई 5 जून को आता है। तो अगर आपको सिर्फ एक भी पता होगा तो इसका आंसर आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब जो वाइल्ड लाइफ डे है इसका सही आंसर है 3 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड वाटर डे होता है आपका 22 मार्च को। ठीक है, और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ये होता है आपका 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगेन आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पूछा गया है। जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज है, जितने भी आपके कॉन्फ्रेंसेस प्रोटोकॉल वगैरह दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और भी जितने आपके एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं उनको भी आपको पढ़ना है, लेकिन जो आपके मेजरली सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, उनको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या क्वेश्चन पूछा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन ऑर्डर टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इशू, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर निम्नलिखित पर्यावरणीय मुद्दों में से किस पर ध्यान देने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था वो किसके लिए साइन हुआ था, कौन सा वो इशू था, उसके बारे में हमको बताना है कि भाई कौन सा वो मेजर है ना मुद्दा था, कारण था जिसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था। ठीक है, सबसे पहला है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पोल्यूशन, क्या ओजोन पोल्यूशन के लिए हुआ था साइन, या फिर डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर एसिड रेन, ये भी नहीं पता है। देन अगेन इसको क्या करो, एलिमिनेट करो। एसिड रेन के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ग्लोबल वार्मिंग से भी ये जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पोल्यूशन, जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में भी नहीं बात हुई थी। अभी इससे कंसेप्ट निकल के आता है
वो मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन ये बात हुई थी आपकी जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें जो आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उसके बारे में बात हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इससे कंसेप्ट क्या निकल के आता है, यहाँ पे आपसे पूछा है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पोल्यूशन, यहाँ पे आपसे पूछा है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन। अब जिन बच्चों को पता होगा कि ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का क्या डिफरेंस है ओजोन को लेकर, वही बच्चे इस दोनों ऑप्शन में से सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, वरना मोस्टली बच्चे 1 वाले ऑप्शन को टिक करके आएंगे। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझो। हमारे पास में 2 तरीके की ओजोन होती है। ठीक है, ओजोन गैस होती है 2 तरीके की, एक होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर के अंदर, एक होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ठीक है, एक होती है हमारे पास में एक गुड ओजोन। ओजोन जो है वो बेसिकली 2 तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास में गुड ओजोन, एक होती है हमारे पास में बैड ओजोन। ठीक है, और 2 होती है हमारे पास में लेयर, एक होती है ट्रोपोस्फेयर, एक होती है स्ट्रेटोस्फेयर। दोनों में ही हमारी ओजोन जो गैस है वो प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फेयर में भी होती है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी होती है। अब हमारे पास में होती है 2 तरीके की ओजोन। अब हमको देखना है कि इसमें से एक गुड ओजोन किस में होती है और बैड ओजोन किस में होती है। जो ट्रोपोस्फेरिक वाली लेयर होती है उसके अंदर होती है आपकी बैड ओजोन। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर होती है उसके अंदर होती है आपकी गुड ओजोन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पोल्यूशन यानी कि शोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण नहीं। ट्रोपोस्फेयर में तो ऑलरेडी जो ओजोन है वो बैड ओजोन होती है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर हमारी गुड ओजोन होती है, तो हमको उसको प्रिवेंट करके रखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी ओजोन गैस होती है, गुड या फिर बैड। पहला आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपकी काफ़ी सारी लेयर्स होती है। सबसे पहले आपकी ट्रोपोस्फेयर आती है जिसके अंदर होती है आपकी बैड ओजोन, उसके बाद आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आती है जिसके अंदर होती है गुड ओजोन। ठीक है, अब मैंने इसको कैसे याद किया था, वैसे ही आप भी इसको याद रख सकते हो। मैंने याद किया था कि सबसे पहले इंसान जो है वो इस धरती पे आता है, तो सबसे पहले वो इंसान क्या होता है, वो बुरा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर उसको ज्ञान मिलता है, वो आध्यात्म लेता है, फिर वो भगवान के अंदर उसका रस पड़ता है और फिर जाके वो गुड इंसान बनता है। तो आप भी इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहली जो लेयर होती है वो आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। तो यानी कि सबसे पहले इंसान बैड होगा यानी कि ट्रोपोस्फेयर में बैड ओजोन, और फिर इंसान जो है वो गुड बनेगा यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन। ठीक है, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हो, या फिर आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों आया था। ठीक है, सबसे पहला आपसे ऑप्शन दिया हुआ है रिड्यूसिंग इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए आया था क्या, या फिर फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आया था क्या। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उन जो है ना ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या करने के लिए, ऐसे पदार्थ जो भी ऐसे पदार्थ है, जो भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करने के लिए आया था, रिड्यूस करने के लिए आया था, फेज आउट करने के लिए आया था क्या, या फिर प्रोहिबिटिंग ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट के लिए आया था, या फिर एनहेंसिंग कोऑपरेशन अमंग यूएन मेंबर फॉर पीस यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आया था। अगेन एलिमिनेट करो, न्यूक्लियर एनर्जी की कोई बात इसमें हुई ही नहीं थी। हजार्डियस वेस्ट अभी हमने देखा कि ऐसे वेस्ट की भी कुछ बात इसके अंदर नहीं हुई थी। ग्रीन हाउस गैस की भी इसके अंदर कोई बात नहीं हुई थी। इसके अंदर बात किसकी हुई थी, ओजोन डिप्लीशन की बात हुई थी। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपकी ओजोन डिप्लीशन से जुड़ा हुआ है कि हमको ऐसी गैसेस जो कि ओजोन को डिप्लीट कर रही है, ओजोन की जो लेयर है उसको धीरे धीरे खत्म कर रही है, ऐसी गैसेस को हमको क्या करना है, उसका जो रिडक्शन है उसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी कि उसका जो एमिशन है ओजोन गैसेस, ओजोन की जो लेयर है उसको डिप्लीट करने वाली जो भी गैसेस है उसका एमिशन हमको रिड्यूस करना है। इसके लिए आया था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो आया था आपका ग्रीन हाउस गैस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट कॉजेज ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसको क्या कॉज करता है, कारण क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। स्ट्रॉन्ग एयर प्रेशर, एनर्जी ऑफ द ओशन वेव्स, एनर्जी ऑफ द विंड, या फिर सन्स एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा सन्स एनर्जी। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसका कारण है आपका सन की एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एक इंटरेस्टिंग डायग्राम से। यहाँ पे होता है आपका, ये है आपकी पूरी अर्थ है। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो थोड़ा है ना वो कोऑपरेट कर लेना। ये हमारी अर्थ है,
ये है हमारा, है ना, ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये ऊपर हो गया हमारा नॉर्थ पोल, नीचे हो गया हमारा साउथ पोल। ये वाला डायग्राम आई होप सभी लोगों ने अपनी, है ना, ज्योग्राफी की क्लास में, अगर किसी के पास में ज्योग्राफी होगा अपनी है ना स्कूल टाइमिंग के अंदर, तो उन्होंने ये डायग्राम डेफिनेटली पढ़ा होगा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पे बात हुई है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसका मेजर कारण क्या होता है, सन की एनर्जी। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे ये है हमारी इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा कैंसर और ये है हमारा कैप्रिकॉर्न। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो सन की जो किरणें हैं ना वो डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है कि ये यहाँ इस वाले एरिया में सन की जो रेज है उसका डोमिनेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर है कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो मेजर कारण है वो क्या है, सन की एनर्जी, क्योंकि इस एरिया में आपके सन की जो रेज है वो डायरेक्टली इन एरियाज में पड़ती है। इसलिए यहाँ की जो भी कंट्रीज है उनको कहा जाता है सनशाइन कंट्रीज। क्या कहा जाता है, सनशाइन कंट्रीज उनको कहा जाता है। और जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA जो साइन हुआ था, ठीक है, उसके अंदर भी आपके यहाँ की जितनी भी मोस्टली कंट्रीज है ना इस एरिया की, वो सभी कंट्रीज इसका हिस्सा है। किसका, ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हिस्सा है। कि भाई ताकि, क्योंकि यहाँ पे सन की जो एनर्जी है वो डायरेक्ट पड़ती है, तो हम, है ना, क्या कर सकते हैं, सन की एनर्जी को स्टोर करके और हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, हम, है ना, एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय चक्रवाता का, है ना, चक्रवात का जो कारण है वो क्या है, तो वो है सूर्य की ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वन ऑफ द मेन आउटकम ऑफ Rio+20 कॉन्फ्रेंस वॉज टू डेवलप अ सेट ऑफ, यानी कि Rio+20 जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका मेजर मुख्य आउटकम क्या रहा है, वो हमको बताना है कि Rio+20 कॉन्फ्रेंस से क्या आया। SDG गोल आए, MDG गोल आए, नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आई, या फिर नेशनल लैंड रिस्टोरेशन स्ट्रेटजी आई। तो आपके जो Rio+20 सबमिट हुई थी उससे आपके SDG गोल्स आए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो है वो आपके Rio+20 कॉन्फ्रेंस से आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बात शुरू होती है किसकी, अर्थ कॉन्फ्रेंसेस की, अर्थ समिट्स की हमारी यहाँ पे बात शुरू होती है। टोटल हमारी 3 अर्थ समिट्स हैं। पहली हुई है हमारी 1992 के अंदर, ठीक है, पहली हुई हमारी 1992 के अंदर, दूसरी हुई हमारी 2002 के अंदर, ठीक है, तीसरी हुई हमारी 2012 के अंदर, ठीक है, तीसरी हुई 2012 के अंदर। इनका अगर आपको नंबर याद नहीं है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि तीनों जो समिट्स हैं वो सब 10-10 साल के बाद में हुई है। तो 1992 प्लस 10 कर लोगे तो 2002 प्लस 10 कर लोगे तो 2012, ठीक है। 10-10 साल के अंदर आपकी, है ना, तीनों अर्थ समिट्स जो है वो हुई है, 10-10 साल के अंतर में हुई है, ठीक है। दूसरी वाली जो अर्थ समिट है इसको हम Rio+10 भी बोलते हैं, क्योंकि पहली वाली के 10 साल बाद आई है इसलिए। और जो थर्ड वाली आपकी समिट है 2012 वाली, इसको हम Rio+20 के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहली वाली समिट के 20 साल बाद आई है इसलिए, ठीक है। अब क्या हुआ है आपका, यहाँ पे पूछा था कि भाई Rio+20 का जो है ना, Rio+20 जो आपकी कॉन्फ्रेंस है उसका आउटकम क्या निकला। तो उसका परिणाम, है ना, उसका जो, है ना, आउटकम है वो ये निकला था कि उससे SDG गोल्स आए थे। SDG गोल का टाइम पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड था 2015 से लेके 2030 तक, 2030 तक इसका आपका, है ना, टाइम पीरियड था। तो 2012 के अंदर तो आपकी ये Rio+20 हुई थी, और 2015 से लेके आपके 2030 तक आपके SDG जो गोल्स हैं उसका टाइम पीरियड लगा था, ठीक है। अब जो आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं ये कब से आए थे, ये आए थे आपके मिलेनियम डिक्लेरेशन से। यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन हुआ था आपका 2000 के अंदर, उससे आए थे आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो जो MDGs हैं वो आपके मिलेनियम डिक्लेरेशन से आए थे, और इसका टाइम पीरियड क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का टाइम पीरियड था 2000 से लेकर 2015 तक, ठीक है, 2000 से लेकर 2015 तक इसका टाइम पीरियड था। फिर उसके बाद में 15 से लेकर 30 तक आपका SDGs का टाइम पीरियड था, ठीक है। तो एक टॉपिक से मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें समझा दी है, ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए कि भाई तीनों अर्थ समिट कब कब आई थी, उसकी डेट क्या है, तीसरी वाली अर्थ समिट का आउटकम क्या निकला, MDGs किससे आए, SDG किससे आए, इनका डेट क्या है, गोल्स क्या है, टारगेट क्या है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, SDG गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य, ठीक। अगला क्वेश्चन आ गया है कि
कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टाइम पीरियड क्या है वो हमको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया 2000 से 2015 के लिए आपके MDG गोल्स आए थे और फिर 2015 से 2030 तक आपके SDG गोल्स आए थे Rio+20 से, अभी हमने देख लिया ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओलिगोट्रॉफिक लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि अल्पपोषी झीलों की क्या विशेषताएं होती है वो हमको बताना है। जो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बतानी है। तो क्या ओलिगोट्रॉफिक लेक्स के अंदर हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लो लेवल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर हाई लेवल के ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं? क्या होते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक्स के अंदर, यानी कि अल्पपोषी झीलों के अंदर क्या होता है वो हमको बताना है। अल्पपोषी झीलों के अंदर पोषक तत्वों का निम्न स्तर होता है, यानी कि लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक्स के अंदर, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। 3 टर्म्स होती है आपकी, एक होती है यूट्रोफिकेशन, एक होती है ओलिगोट्रॉफिकेशन, एक होती है आपकी मेसोट्रॉफिकेशन, ठीक है। ये आपकी तीनों ही आपकी वाटर से जुड़ी हुई है, लेक्स या फिर वाटर से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रॉफिकेशन और मेट्रोफिकेशन होता क्या है ये समझो। यूट्रोफिकेशन होता है जब पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी मात्रा जब बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि पानी में क्या है, पानी जो है वो यूट्रोफिक पानी है, यूट्रोफिकेशन है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि जब वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ओलिगोट्रॉफिकेशन जब पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे होते हैं, यानी कि पोषक तत्वों का जब जो स्तर है वो एकदम निम्न होता है, लो लेवल होता है न्यूट्रिएंट्स का, तब हम उसको बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिकेशन, ठीक है। ऐसा है ना, यूट्रोफिकेशन में सबसे हाई, ओलिगोट्रॉफिकेशन में सबसे लो। अब बचा मीडियम वाला, तो मीडियम वाले को क्या बोलेंगे, मेसोट्रॉफिकेशन। जब ना ज़्यादा हाई होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ना ज़्यादा कम होते हैं पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, तो उसको हम बोलते हैं मेसोट्रॉफिकेशन, ठीक है। तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। हाई न्यूट्रिएंट्स पे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, लो पे बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिकेशन और मीडियम पे बोलते हैं मेसोट्रॉफिकेशन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आप पूछोगे कि मैम न्यूट्रिएंट्स का होना तो अच्छी बात है ना, भाई पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं तो ये तो अच्छी बात है, तो आप बोल रहे हो कि ज़्यादा है तो ये खराब है, कम है तो वो खराब है। किसी भी चीज़ की अति होती है तो वो खराब ही होती है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हैं चाहे वो कोई भी चीज़ है, ठीक है। किसी भी चीज़ की अति होगी तो वो खराब ही होगी, तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स की भी अगर अति हो जाएगी तो वो यूट्रोफिकेशन कहलाएगा, वो भी फिर खराब वाला ही पानी कहलाएगा आपका, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि ये यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रॉफिकेशन और मेसोट्रॉफिकेशन होता क्या है, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे है ना, हमारा कोई भी सीवेज का वेस्ट मटेरियल है या फिर हमारा कोई भी एग्रीकल्चर से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, ये सारी जो वेस्ट चीज़ें हैं ये जाके मिलती है कहाँ पे, पानी के अंदर, ठीक है। इन सभी वेस्ट चीज़ों के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व मिले हुए होते हैं। आपका एग्रीकल्चर से कुछ वेस्ट निकल रहा है, आपके सीवेज से कोई वेस्ट निकल रहा है, आपके घर से डोमेस्टिक है ना जगह से कोई वेस्ट निकल रहा है, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं वेस्ट मटेरियल के अंदर भी, ठीक है। अब पानी के थ्रू क्या होते हैं, ये सभी जो मटेरियल है वो सभी जाके पानी के अंदर मिलते हैं, नदियों के अंदर, झीलों के अंदर जाके ये मिल जाते हैं, ठीक है। पानी के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये सारा वेस्ट मटेरियल भी, इन सब के वेस्ट मटेरियल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब वो भी जाके पानी के अंदर मिल जाते हैं तो क्या होता है, पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स था उसके अंदर और न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या हो गई, और इंक्रीज हो गई। तो जब मात्रा इंक्रीज होती है तो हम उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब मात्रा इंक्रीज होने से क्या होता है, अगर पानी के अंदर ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो जो आपने एल्गल ब्लूम का नाम सुना होगा, ठीक है, जो आपकी ग्रीन ग्रीन कलर की जो एल्गल ब्लूम्स होती है, जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे पानी के अंदर उतने ही ज़्यादा आपके जो एल्गल ब्लूम है पानी के अंदर वो फैल जाएगी। अगर पानी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं तो ज़्यादा एल्गल ब्लूम होगी, ठीक है। तो अगर पानी के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं तो पूरी जगह क्या होगा, पानी के अंदर वो ग्रीन ग्रीन जो एल्गल ब्लूम है वो फैल जाएगी। अब उसके फैलने से क्या होगा, पानी के अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक है। अब वो एल्गल ब्लूम फैलने से क्या होगा, जो आपकी सनलाइट है वो पानी के अंदर नहीं जा पाएगी। भाई जो ऊपर एल्गल ब्लूम जमी हुई है उसने सनलाइट को ब्लॉक कर लिया, अब वो नीचे पानी के अंदर सनलाइट को नहीं जाने देगी, तो जो उसके अंदर
किसके अंदर, पानी के अंदर जो आपके है ना पेड़ पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब अगर वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो जो आपके प्लांट्स हैं वो डेड हो जाएंगे नीचे। अब अगर प्लांट्स नीचे डेड हो जाएंगे तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाएगा। और अगर वो ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाएगा तो क्या होगा, उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए वहाँ पे क्या आ जाएंगे, वहाँ पे है ना ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। अब अगर वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आ गए पानी के अंदर तो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, आपका जो भी वाटर के जो भी ऑक्सीजन है वो खुद रिसीव कर लेंगे। लेकिन वाटर में जो ऑक्सीजन है वो आपकी किसके लिए है, वो आपकी फिशेस के लिए है। तो जो भी आपकी मछलियों की ऑक्सीजन है उसको वो खुद रिसीव कर लेंगे। तो क्या होगा, मछलियों के लिए जो ऑक्सीजन है वो कम पड़ जाएगी, तो मछलियाँ क्या हो जाएगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जीवित नहीं रह पाएंगी। ये सारी प्रॉब्लम होती है आपकी न्यूट्रिएंट्स की वजह से पानी के अंदर, ठीक है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, कम होते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये सारी कहानी आपकी चैप्टर से ही जुड़ी हुई है। अगर आपने पढ़ा होगा ये सब कुछ डिटेल में तो आपको पता होगा ये सब कुछ, ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी इस क्वेश्चन के लिए समझना है कि यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रोफिकेशन और मेसोट्रोफिकेशन क्या होता है। अगर आपको और डिटेल में जानना है इस टॉपिक के बारे में तो आप मेरे को सजेस्ट कर देना कमेंट के अंदर, मैं और इस पर पूरी एक अच्छे से डिटेल में वीडियो बना के आपको समझा दूंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ओलिगोट्रोफिकेशन के अंदर, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर्स, यानी कि हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा न्यूक्लियर डिजास्टर की कैटेगरी के अंदर आता है। हिंदी में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदा नाभिकीय आपदाओं की श्रेणी से संबंधित है, वो हमको बताना है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया है फुकुशिमा डिजास्टर, फिर दिया हुआ है चेरनोबिल डिजास्टर, देन इज योर 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट एंड द लव कैनाल डिजास्टर। हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा न्यूक्लियर डिजास्टर का एक कैटेगरी है। तो आपको जो भी नए नए न्यूक्लियर डिजास्टर्स होते हैं या फिर जो भी आपके अभी रिसेंट में न्यूक्लियर डिजास्टर हुए हैं, जो भी आपके नए साइक्लोन्स आए हैं, उन सबके कुछ ना कुछ नेम दिए हुए होते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ के मतलब है ना, आपको थोड़े बहुत के नेम्स भी पता होने चाहिए। ऐसे नेम्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा पहले के नहीं, लेकिन जो अभी मोस्ट रीसेंट वाले हैं उनके तो आपको नाम पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फुकुशिमा डिजास्टर, चेरनोबिल डिजास्टर एंड द 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट, ये तीनों जो है वो आपके न्यूक्लियर डिजास्टर से जुड़े हुए हैं। लव कैनाल डिजास्टर जो है वो आपका न्यूक्लियर डिजास्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगेन आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कंसेप्ट की प्रॉपर क्लैरिटी है तभी आप ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को समझ पाओगे और फिर उनका आंसर दे पाओगे, ठीक है। अब पहले आपसे कथन बोला है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन द ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका डायग्राम मैंने अभी आपको बना के समझाया था, इसीलिए समझाया था क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, ठीक है। अब आपको दूसरी कथन दिया हुआ है कि जापान इज अ मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमको बताना है दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पहले कथन में क्या बोला है, अगर मैं हिंदी में पढ़ के बताती हूँ तो यहाँ पे लिखा है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में अधिकांश सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। क्या जो भी आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द नेशंस जो हैं वो क्या आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं क्या। और दूसरा कथन दिया हुआ है कि जापान अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य देश है क्या, ये हमको बताना है। तो हमको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो हमको बताना है, ठीक है। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे हमारा इक्वेटर आता है, ये बीच के अंदर ये बीच वाली लाइन हमारा इक्वेटर है, ये है हमारा क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये नीचे आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो बीच में ये जो जितने भी आपके नेशन कंट्रीज आएंगे इनको बोला जाता है सनशाइन कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है। और ये जितने भी कंट्रीज आते हैं ये सभी आपके ISA के पार्ट होते हैं, सभी आपके ISA के पार्ट होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्ट होते हैं, जो कि इंडिया और फ्रांस ने साइन किया था, ठीक है। और जापान जो है वो भी इन्हीं का ही मेंबर है, यानी कि दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेरिस एग्रीमेंट का पूछा हुआ है कि The Paris Agreement aims to limit the temperature rise in this century by how many degrees Celsius above the pre-industrial level। हिंदी में क्या लिखा है,
पेरिस समझौते का उद्देश्य इस सदी में तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से कितने डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित करना है। यानी कि पेरिस एग्रीमेंट जो हमने साइन किया है उसके अंदर हमने टेम्परेचर की जो अपर लिमिट हमने तय की है वो कितनी अपर लिमिट है वो हमको बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 0.5 या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा है कि पेरिस एग्रीमेंट में हमको 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर रखना है। ठीक है, 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर रखना है। 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारी अपर लिमिट है, इससे मैक्सिमम हमको नहीं जाना है, यानी कि इससे ऊपर हमको नहीं जाना है। वैसे हमको कोशिश करनी है कि 1.5 तक ही हमारा टेम्परेचर रहे, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर हम माने तो लास्ट 2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इट। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था कि मैक्सिमम हमने जो लिमिट सेट करी है पेरिस एग्रीमेंट में वो कितनी है टेम्परेचर की, तो वो है आपकी 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस और द समिट इज ऑल्सो नोन एज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि UNCSD इन चारों में से कौन सी कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को जो कि 1972 के अंदर आई थी, रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस को जो कि 1992 के अंदर आई थी, ये आपकी फर्स्ट अर्थ समिट है। ठीक है, जोहान्सबर्ग समिट को जो कि आपकी 2002 के अंदर आई थी, ये आपकी सेकेंड अर्थ समिट है, या फिर Rio+20 जो कि 2012 के अंदर आई थी, ये आपकी थर्ड अर्थ समिट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका Rio+20, यानी कि जो कि आपकी 2012 के अंदर आई थी आपकी थर्ड अर्थ समिट। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तीनों कॉन्फ्रेंस के अपने अलग अलग है ना कॉन्फ्रेंसेस के नाम है, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। थर्ड वाले के लिए है UNCSD। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ जियोफिजिकल हजार्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भौगोलिक खतरे की श्रेणी में आता है। इन चारों में से हमको बताना है कौन सा आपका जियोफिजिकल हजार्ड में आता है। तो आपका एक मिटिगेशन वाला एक टॉपिक दिया हुआ है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंदर, हजार्ड एंड मिटिगेशन। उसमें आपके काफी सारे हजार्ड्स के बारे में बताया हुआ है कि जियोफिजिकल हजार्ड क्या होता है ना, मीटियोरोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है, आपका हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है। तो हाइड्रोलॉजिकल होता है जो आपके पानी के अंदर हजार्ड आते हैं ना वो, मीटियोरोलॉजिकल जो आपके हवा से जुड़े हुए हैं, जियोफिजिकल जो कि आपके भू से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपकी धरती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका पहला दिया हुआ है इन्फेस्टेशन, फिर दिया हुआ है आपके एवलांचेस, फिर है आपका इन्वेसिव स्पीशीज या फिर आपके डिजीजेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एवलांचेस। ठीक है, ये आपकी जियोफिजिकल हजार्ड से रिलेटेड है। अब एवलांचेस क्या होती है, एवलांचेस का मतलब है आपका लैंडस्लाइड्स। ठीक है, जो आपकी लैंडस्लाइड्स होती है, लेकिन जो हमारी नॉर्मल लैंड के ऊपर लैंडस्लाइड्स होती है तो उसको तो हम नॉर्मली लैंडस्लाइड के नाम से जानते हैं, लेकिन जो हमारी बर्फ के एरिया के अंदर होती है, जैसे यहाँ पे डायग्राम भी मैं लेकर आई हूँ, ये आपकी स्नो वाली लैंडस्लाइड है। तो स्नो वाली लैंडस्लाइड्स को एवलांचेस कहा जाता है, यानी कि हिमस्खलन कहा जाता है। ठीक है, इसको एवलांचेस कहा जाता है और इसलिए ये आपका जियोफिजिकल हजार्ड के कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अगेन आपसे दो कथन दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो हमको बताना है। गलत नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ सही पूछा है, तो इसका भी ध्यान रखना, जल्दीबाजी में सही गलत मत करके आते ना, सिर्फ कौन सा सही है वो हमसे पूछा है। ठीक है, पहला कथन पूछा है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 2010, क्या 2010 के अंदर आपके MDGs आए थे क्या। और दूसरा कथन दिया हुआ है डेवलपिंग अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। दोनों में से कौन सा कथन सही है वो हमको बताना है। हिंदी में कथन पढ़ के बता देती हूँ एक बार। हिंदी में बोला है आपका पहला कथन कि वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे क्या, 2010 के अंदर आपके MDGs आए थे क्या। और दूसरा कथन दिया हुआ है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में से एक लक्ष्य था क्या। ठीक है, तो इसमें अगर आपको पता होगा MDGs कब आए थे तो वो 2010 के अंदर नहीं आए थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन सही होगा कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप है वो आपका एक MDG है। ठीक है, और MDG जो है वो आपके 2010 के अंदर नहीं आए थे। अब कब आए थे वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्वेश्चन के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के कौन कौन से एग्जाम्पल है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है वो हमको बताने हैं। पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल कौन से हैं। अब आपकी दो तरीके की मेजरली एनर्जीज होती है,
वैसे तो काफी और टाइप्स है, लेकिन हमको मोटे मोटा दो तरीके की एनर्जी को देखना है। एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो हमारी मूविंग एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो हमारी स्टॉपिंग एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। मूविंग और स्टॉपिंग का क्या मतलब है? जो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मूवमेंट कर रहा है और उससे अगर कोई एनर्जी निकल रही है उसके मूवमेंट से, तो उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप है, यानी कि वो रुका हुआ है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें से कोई एनर्जी निकल रही है, वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये पेन है, अब ये मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये मूवमेंट कर रहा है तो इसमें से कोई एनर्जी निकल रही है, वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब ये पेन सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें से निकल रही है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है और उसके मूवमेंट से जो एनर्जी निकलती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कोई मूवमेंट जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, वो एक जगह पे स्थिर है, रुका हुआ है, लेकिन उसमें से कोई एनर्जी निकल रही है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब हमको बतानी है कि जो रुकी हुई एनर्जी है, जो स्थिर एनर्जी है, वो कौन सी है इसके अंदर से। पहला बताया हुआ है वाटर दैट इज बिहाइंड अ डैम, यानी कि बांध के पीछे का जल। दूसरा बोला है रेडियो सिग्नल्स। फिर बोले हैं आपसे एरोप्लेन आइडलिंग ऑन द रनवे, यानी कि धाव पथ पर निष्क्रिय विमान। ठीक है, फिर दिया हुआ है आपका सैटेलाइट बिफोर इट इज लॉन्च्ड। फिर दिया हुआ है कॉइल्ड स्प्रिंग, और फिर है आपका हीट हार्डनेस फ्रॉम द ओशियंस। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 और 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, 4 एंड 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब ये कैसे करेक्ट आंसर है? 1 क्या बोला है? वाटर दैट इज बिहाइंड अ डैम, यानी कि बांध के पीछे का जल। हमने डैम के अंदर किसी वाटर को स्टोर करा हुआ है, वो वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, वो रुका हुआ है, स्थिर है वो वाटर, तो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने आपको बताया था कि जो रुकी हुई एनर्जी है, कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है जिसमें से कोई एनर्जी निकल रही है, तो पानी आपका डैम के अंदर स्टोर है, वो रुका हुआ है, वो मूवमेंट नहीं हो रही उसके अंदर, तो वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर दिया हुआ है एरोप्लेन आइडलिंग ऑन द रनवे, यानी कि धाव पथ पर निष्क्रिय विमान। रनवे के ऊपर आपका एरोप्लेन जो है वो क्या है? निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं हो रही है उसके अंदर, वो पैसिव है, वो रुका हुआ है आपके रनवे के ऊपर, तो वो भी रुका हुआ है। ठीक है, वो क्या है ना, स्टॉपिंग एनर्जी निकल रही है उसमें से, वो स्थिर है, तो वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल। ठीक है, फिर बोला है सैटेलाइट बिफोर इट इज लॉन्च। कोई सैटेलाइट है वो अभी लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च होने से पहले तो वो रुकी हुई रहेगी, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और फिर है आपका कॉइल्ड स्प्रिंग, यानी कि कुंडलित स्प्रिंग। ठीक है, तो ये भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी जिसमें मूवमेंट हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो रुका हुआ है, वो स्थिर है, लेकिन फिर भी उसमें से कोई एनर्जी निकल रही है, वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है रेडियो सिग्नल्स, तो जो सिग्नल्स है उसमें मूवमेंट हो रही है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। फिर दिया हुआ है हीट हार्डनेस फ्रॉम द ओशियंस, तो ओशियंस में से जो हीट निकल रही है उसमें भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये दोनों आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इनसे जो भी कंसेप्ट निकल के आए हैं उनको आप और अच्छे से डीप में पढ़ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दिसंबर में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं कंसेप्ट्स में से। ठीक है, तो क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। नहीं समझ में आते हैं तो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका कोई सजेशन है, आपको देना है कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ या फिर इस चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दो, तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कॉमेंट के अंदर। और कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मेरे से कॉमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे भी काफी सारी है ना इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।